Hello everyone and welcome for today's lecture. The topic for today's lecture is Constitutional Provisions for Protection of Human Rights in India. In this video, I will be discussing how the Indian Constitution drafted itself according to the provisions of UDHR, ICCPR, ICESCR. Clear hai? Moving to the first slide. In the first slide you all can see I have mentioned कि किस तरह से एंशियंट इंडिया में राइट्स का प्रोटेक्शन था. एज आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड द राइट हैज बीन प्रोटेक्टेड और ये राइट्स के नाम से मेंशन था. बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसने राइट्स के आगे ह्यूमन राइट्स जोड़ दिया. तो एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंशियंट पीरियड में वी कैन सी द थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. Similarly, we can see the Hindu mythological theories such as Gita, Vedas, Arthashastra and Dharmashastra. इन सब में राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है. मिडिवल पीरियड में मुगल रूलर्स के ड्यूरेशन में स्पेशली अकबर एंड जहांगीर, दे वर ऑल्सो वेरी मच अप्रिशिएटेड फॉर देयर राइट्स प्रोटेक्शन एंड जस्टिस. क्लियर है? राइट्स और जस्टिस के लिए उन लोगों की काफ़ी अप्रिसिएशन किया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. और नेक्स्ट स्लाइड में आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर को उनके प्रोविजंस को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया. ठीक है, तो अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन सारे यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर की प्रोविजंस को इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, यूनाइटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा था उसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में राइट्स का बहुत वायलेशन हुआ था. ह्यूमन सफरिंग एक्सट्रीम पे थी. तो जब यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, उसके जनरल असेंबली ने थ्रू यूडीएचआर क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो डिक्लेरेशन है ये एक सजेशन था फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से ड्राफ्ट करें सो दैट कि राइट्स को बहुत प्रिविलेज मिल सके, राइट्स के प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की बात हो सके. तो ये जो 1948 में 10 दिसंबर को यूडीएचआर आया, उसने बहुत सारे इंटायर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया और इसी वजह से 10th दिसंबर इज बीइंग रिगार्डेड अराउंड द होल वर्ल्ड एज द ह्यूमन राइट्स डे. अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे यूडीएचआर के प्रियम्बल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को. प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक बेसिक आइडिया देता है, एक क्रक्स होता है, एक नटशेल होता है, एक समरी होती है अगेंस्ट द होल आइडिया. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट एंड बल्किएस्ट कहा जाता है, तो उसका जो समरी, उसका क्रक्स हमें प्रियम्बल के थ्रू मिलेगा. सिमिलरली यूडीएचआर का प्रियम्बल बताएगा यूडीएचआर के होल आइडिया के बारे में. तो यूडीएचआर का प्रियम्बल क्या कहता है? ये कहता है कि इनहेरेंट डिग्निटी, इनएलिएनेबल राइट्स, इक्वालिटी. इनहेरेंट डिग्निटी यानी आपको पुश्तैनी अधिकार है एक इज्जतदार जिंदगी की. इनएलिएनेबल यानी आपसे कोई ले नहीं सकता ये आपके राइट्स. इक्वालिटी की बात करता है यूडीएचआर. फ्रीडम यानी आज़ादी की, जस्टिस, न्याय, पीस यानी पूरी दुनिया में अमन और शांति बनी रहे, इसकी बात करता है. और यूडीएचआर क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ होना चाहिए, यानी आपकी जो मर्जी है आप वो से बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप जिस पे आपका यकीन हो, उस बिलीफ को आप मान सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट. फ्रीडम फ्रॉम फियर का क्या मतलब होता है? यानी ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग डर के ना रहें, जहां उनको अपने लाइफ का थ्रेट ना हो, परसिक्यूशन का डर ना हो, जान माल का हिफाजत. जैसे एग्जाम्पल रिफ्यूजी अपने देश में क्यों नहीं लौटते हैं? क्योंकि वो थ्रेटेंड होते हैं कि उनकी जान माल का खतरा है, इसलिए. तो ऐसा माहौल बनाओ जहाँ पे लोग डर के ना रहें. फ्रीडम फ्रॉम वांट यानी बेसिक नेसेसिटी की बात हो रही है. बेसिक नेसेसिटी क्या है किसी लाइफ के लिए, किसी मीनिंगफुल लाइफ के लिए?
रोटी कपड़ा मकान, ऐसा माहौल बनाओ कि कम से कम लोगों को ये डर ना रहे कि नेक्स्ट अगले टाइम वो खाना खा सके या ना खा सके। और क्या बात करता है प्रियम्बल, यूडीएचआर का कहता है कि हम ऑप्रेसिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। और ये क्या बात करता है, हमारे सोशल प्रोग्रेस, सबके सोशल प्रोग्रेस की बात करता है। सिमिलर आइडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी डिस्कस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या कहता है, इंडिया को हमें सोवरेन बनाना है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी इंडिया जो होगा वो इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने का अधिकार होगा उसको। सोशलिस्ट, हमारे हमारे हिंदुस्तान को सामाजिक बनाना है। सेकुलर, यानी जो सरकार होगी, जो इंडिया होगा, उसका वो धर्म निरपेक्ष रहेगा। इसका मतलब कोई भी उसका उसका कोई धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, वो सबको लेकर चलेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो शासक होगा, जो रूलर होगा, थ्रू इलेक्शन आएगा, वो सब वोट कास्ट करेंगे और जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो सरकार बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि वो सरकार अकाउंटेबल होगी, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसका मतलब अगर वो कुछ गलत काम करेगी तो उसकी जवाबदेही होगी उसको थ्रू इट्स कंट्रीमैन, यानी उसके पीपल के को जवाब देना होगा। और हिंदुस्तान में कैसा है, पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्लियर है इतना? हम सबको इंडिया को कैसे बनाना हमने डिस्कस कर लिया। और इंडियंस को हमें क्या देना है, एक आज़ाद देश में इंडियंस को हमें क्या देना है, जस्टिस देना है। जस्टिस यानी न्याय। न्याय किस लेवल पे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आज़ादी। आज़ादी किसकी, थॉट की, सोचने की, उसको एक्सप्रेस करने की। और रिलीजन की, जिस भगवान को चाहे वो पूजा कर सकते हैं। इक्वालिटी, समानता। समानता किस चीज़ की, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो भी रोजगार की फैसिलिटी, यानी काम करने की सबको ग्राउंड्स देने चाहिए, सबको मौका देना चाहिए कि उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी, सबके बीच में सामाजिकता, ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। अब इस स्लाइड में आई विल बी डिस्कसिंग 2 केस लॉज, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चिंद्रमा दास। इस दोनों केसेस में जो एपेक्स कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा है कि हमें जुडिशियल डिसीजंस भी कुछ इस तरह से देना चाहिए सो दैट कि वो रिजेंबल कर सके, सो दैट कि वो बता सकें कि हाँ, हम यूडीएचआर के जो प्रोविजंस हैं उसको अपने देश में थ्रू द आर्टिकल्स एज वेल एज थ्रू द जुडिशियल डिसीजंस हम उसको प्रमोट करने की, हम उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे कि यूडीएचआर के जो प्रोविजंस हैं, सिमिलर प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड हैं। जैसे इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये यूडीएचआर के आर्टिकल 7 में है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में है। इसी तरह बहुत सारे जो राइट्स हैं, जैसे रिमीडीज फॉर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये यूडीएचआर के भी आर्टिकल में है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये मेंशन्ड है, क्लियर कट मेंशन्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि यूडीएचआर के आर्टिकल 17 में है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन अब ये अंडर आर्टिकल 31 नहीं आता है। अब ये फंडामेंटल राइट से हट गया है, अब ये एक लीगल राइट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद हमें सोशल इक्वालिटी लाना था। कुछ लोगों के पास, कुछ ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और उनके यहाँ कुछ डेली वेजर्स, डेली लेबर्स काम करते थे, उनको बहुत ही पिटी सा वेज, बहुत ही पिटी उनका मेहनताना मिलता था। तो हमें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी लाना था। इस वजह से हमें राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो अंडर आर्टिकल 31 से हटाना पड़ा। दूसरी बात क्या, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रोड हो गए, हाईवेज हो गए, नई इंडस्ट्रीज हो गई, उन सब को लाना था। इसलिए भी राइट टू प्रॉपर्टी हटाया जा सका फंडामेंटल राइट्स के अंडर। मूविंग नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, right to education,
ये सारे के सारे राइट्स यूडीएचआर में भी मेंशन्ड है और सिमिलर प्रोविजन उसका दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। मूविंग नेक्स्ट, अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्लियर है? अभी हमने यूडीएचआर के साथ कंपैरेटिव स्टडी किया था, अब हम आईसीसीपीआर के साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। किसका? क्योंकि ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल पॉलिटिकल राइट्स कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है? ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। तो 1966 में जनरल असेंबली ने दिया था आईसीसीपीआर की प्रोविजन, और फोर्स में कब आया? 1976 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन्ड है, ये अगर इसका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स, ये जो आईसीसीपीआर है, आईसीसीपीआर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अपनाया? तो 1979 में हम इसके पार्टी बन गए आईसीसीपीआर के। अब चूंकि हम आईसीसीपीआर की पार्टी हैं, तो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने इस तरह से ड्राफ्ट किया है सो दैट कि हम इन राइट्स को जो कि एड्रेस किया गया है आईसीसीपीआर में, उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम उसको दिखा सकें। जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट ओन सेल्फ। इसका क्या मतलब है? विटनेस अगेंस्ट ओन सेल्फ, यानी अगर कोई बंदा कोई क्राइम करता है तो उस बंदे को उसकी अगेंस्ट कोई विटनेस ना बना सके। क्लियर है? ये सारे राइट्स आईसीसीपीआर में भी मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन्ड है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है? यानी एक ही सजा के लिए, एक ही क्राइम के लिए आप उसको 2 बार सजा नहीं दिलवा सकते। मान लो उसने चोरी की है, तो अभी उसको 2-3 महीने की जेल हो गई, फिर 4 साल बाद भी उसको उसी क्राइम के लिए जेल हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा होगी। मूविंग नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने 5 साल पहले कोई इमोरल एक्ट किया, और अब वो इमोरल एक्ट अब आज प्रेजेंटली उसको डिक्लेयर हो गया एज अ क्राइम। तो आप उस बंदे को जो उसने 5 साल पहले एक्ट किया था उसके लिए सजा नहीं दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले तो एक इमोरल एक्ट था, वो क्राइम थोड़ी था। आ रही बात समझ में? तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का यही मतलब होता है, और वो आईसीसीपीआर के अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में है। मूविंग नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे प्रोविजंस जो कि मेंशन्ड आईसीसीपीआर में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। मूविंग नेक्स्ट, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म यूनिफॉर्म एंड एसोसिएशन, राइट इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन द रिलीजन, रेस, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सारे के सारे राइट्स आईसीसीपीआर में भी मेंशन्ड है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन्ड है। मूविंग नेक्स्ट, नाउ इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विद द आईसीईएससीआर, यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देखो, ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में बात किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें पता है आपको 2 साल तक हम कॉलोनाइज थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर नॉट दैट मच फाइनेंशियली फिट। तो कुछ राइट्स एक आज़ाद देश में होना चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो हमने फंडामेंटल राइट में रखा, और कुछ इकोनॉमिक, सोशल राइट्स जो कि हम उस वक्त अनफिट थे, फाइनेंशियली अनफिट थे, लेकिन वो सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि जैसे जैसे देश खुद मजबूत होता चला जाएगा, फाइनेंशियली फिट होता चला जाएगा, वैसे वैसे उन राइट्स को हमें, हमारी सरकार को, हमारे नागरिक को देना होगा। इसलिए है ये डायरेक्शन दिया गया स्टेट को कि अपनी पॉलिसीज को कुछ इस तरह से फर्दर फ्यूचर में ड्राफ्ट करेगी सो दैट कि वो सरकार हमारे इंडियंस की सोशल इकोनॉमिकल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके।
तो ये सोशल इकोनॉमिकल राइट्स कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 36 से 51 तक वो मेंशन्ड है। और चूंकि इंडिया सिग्नेटरी है, पार्टी है ICEACR का भी, तो वो उन राइट्स को एड्रेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, facilities and opportunities to children for prevention against exploitation, improving public health, raise level of nutrition, compulsory education for children। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था अंडर आर्टिकल 21A, और ये एजुकेशन की बात हो रही है, अंडर DPSP भी बात हो रही है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ, जो फंडामेंटल राइट में है अंडर आर्टिकल 21A, वो कहता है कि फ्री एजुकेशन देगा सरकार 14 या 14 के नीचे के बच्चों को, ठीक है। और यहाँ जो DPSP में बात हो रही है वो कंपलसरी एजुकेशन, यानी सबको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। यहाँ कोई कैपिंग की बात नहीं है और ना ही फ्री की बात हो रही है। मूविंग नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्लियर है? तो इन तीन चीज़ों से हमने डिस्कस किया। DPSP का कंपैरेटिव स्टडी था ICEACR से, उससे पहले जो फंडामेंटल राइट है उसका कंपैरेटिव स्टडी हुआ था हमारे ICCPR से, और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि UDHR के प्रोविजन को कैसे अपनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस स्लाइड में क्या बात हो रही है? अनरिम्यूनरेटेड फंडामेंटल राइट। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं UDHR के, ICCPR के, ICEACR के, जो कि सिमिलर प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो क्या वो नोबेल आइडिया को ड्रॉप कर दिया इंडिया ने? नहीं, उन नोबेल आइडिया को जजेस ने प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया थ्रू देयर जुडिशियल डिसीजंस। और ये जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन है ना, उसी का यही मतलब होता है, यानी जो ओरिजिनल आइडिया था, हमने वो ओरिजिनल आइडिया से ये ड्राइव किया है। जो आर्टिकल 21 देखो यहाँ पे जो हाईलाइटेड, इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जस्टिस भगवती ने, इसमें जो हमारे जस्टिस भगवती थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने कहा कि आर्टिकल, ये जो मेनका गांधी थी वो अब्रॉड जा रही थी और उनको किसी इशू की वजह से उनको अब्रॉड जाने से रोका जा रहा था। तो जो जस्टिस भगवती थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्टिकल 19 का इन्फ्रिंजमेंट, राइट टू फ्रीडम का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू जो लाइफ है वो सिर्फ लिबर्टी की बात, राइट टू लाइफ बहुत बड़ा एरिना है उसका। ये डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, ये इज्जत की लाइफ की बात करता है, मीनिंगफुल लाइफ की बात करता है, ब्यूटी ऑफ लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ का एरिना बहुत बड़ा है। द मोर यू डेवलप, द मोर यू विल अर्ज फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ, फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ, फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो जस्टिस भगवती ने उसका एरिना बहुत बढ़ाया है। और ये जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन है, तो ये जो नोबेल आइडिया जो हम किसी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं कर सके, वो आइडियाज़ को हमने ये आइडिया कहाँ से डिराइव किया है? UDHR, ICCP और ICEACR से। ये आइडिया हमने डिराइव किया वहाँ से, और थ्रू आर्टिकल 21 में हमने उसको, थ्रू डिफरेंट जुडिशियल जजमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 21 में उसको एड्रेस कर दिया। जैसे राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू क्लीन एयर, क्लीन वाटर, फ्रीडम अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, स्पीडी ट्रायल, ये सब क्या है? ये सब राइट मेंशन्ड है UDHR में, ICCPR में, ICEACR में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, लेकिन जजेस ने अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया। जैसे उसको जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम हम देते हैं उसका। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ये पार्ट है कि उन्होंने, जजेस ने आर्टिकल 21 को बढ़ाते चले गए, उसके एरिना को, उसके नोबेल आइडिया को, राइट टू लाइफ को बहुत डिग्निफाइड करते चले गए। और ये सारे राइट्स जो मेंशन्ड है UDHR में, ICCPR में, ICEACR में, तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन से, यानी हमने डिराइव किया वहीं से। ओरिजिनलिटी कहाँ है? वहीं से ओरिजिन हुआ है ये जो राइट्स हैं, जैसे क्लीन एयर के लिए, वाटर के लिए, हमने डिराइव किया उनको, इन राइट्स को वहाँ से, और हमने अप्लाई किया थ्रू द जुडिशियल जजमेंट। क्लियर है? जैसे फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड का क्या मतलब होता है? जो गरीब होते हैं, वो फाइनेंशियली फिट नहीं होते, वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन राइट टू लाइफ में उनका भी तो आवाज़ उठाने के लिए, उनके आवाज़ को एड्रेस करने के लिए कोई होना चाहिए। तो ये सरकार का काम है
कि फ्री लॉयर उसे प्रोवाइड कर रहा है. नाउ द लास्ट स्लाइड, इट इज अ कंक्लूडिंग स्लाइड. इसमें और एक कोर्ट्स की एक अच्छी बात कही गई है कि उन्होंने रिलैक्सेशन किया लोकस स्टैंडी को. इसका मतलब है जैसे बहुत सारे एमसी मेहता के केसेस हैं जहाँ पे जो लोग थे, गरीब थे, जो इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ को झेल रहे थे और फाइनेंशियली अनफिट थे कि वो केस लड़ सकें, तो उनके बिहाफ में एमसी मेहता जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उनकी आवाज़ उठाते हैं. तो रिलैक्सेशन मिलने से भी हम कोशिश करते हैं कि जो नहीं पहुंच पा रहे कोर्ट ड्यू टू एनी सोशल रीजन, उनके लाइफ को भी हम ब्यूटिफाई कर सकें, उनके ग्रीवेंसेस को हम एड्रेस कर सकें. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू अपलिफ्ट, प्रमोट एंड एड्रेस द राइट्स गिवन under the UDHR, ICCPR and ICESCR. I hope you like it. Thank you for watching.